अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपको अपने चैनल साइंस टेक में वेलकम करता हूं। और ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं ये एस फिज़िक्स की तमाम इक्वेशंस को यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और मुझे उम्मीद है अब आप पेपर के बहुत करीब हैं, 2-3 दिन रह गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक क्विक समरी के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। तो अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि आप अपनी सारी इक्वेशंस को थोड़े से टाइम में रिवाइज करना चाह रहे हैं सारी इक्वेशंस को, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द इसको ख़त्म करूं, ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा इसको डिले ना करूं। तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आपके पास है काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स सॉरी, सबसे पहले हम एरर्स से शुरू करेंगे, जो आपके पास मेजरमेंट के चैप्टर में सारी इक्वेशंस आती हैं। तो आपको बताइए जी, अगर आपके पास ये एक्स है और ये 5 ± 0.1, दिस इज एब्सोल्यूट एरर और ये इसकी वैल्यू है, लेट्स से दिस इज इन सेंटीमीटर। तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स जो है ये फ्रैक्शनल एरर है। डेल्टा एक्स ओवर एक्स टाइम्स 100, दिस इज परसेंटेज एरर। और डेल्टा एक्स इज एब्सोल्यूट एरर। सो इन दिस केस 0.1 इज एब्सोल्यूट एरर, 0.1/5 इज फ्रैक्शनल एरर, 0.5 और 0.1/5 इंटू 100 इज परसेंटेज एरर। तो रूल्स हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से जी। अगर आपके पास दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास z इज x+y, तो एडिशन में आपको पता ही है कि जी एडिशन में एब्सोल्यूट एरर्स जो हैं वो ऐड होते हैं। ठीक है। सो डेल्टा x प्लस डेल्टा y, आपको x का एब्सोल्यूट एरर गिवन हो और y का एब्सोल्यूट एरर गिवन हो, तो आपको अगर z का एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो उसको आप ऐड करके निकालेंगे। तो परसेंटेज एरर एडिशन में ऐड नहीं होते। तो दूसरी आपके पास है सब्ट्रैक्शन का केस है, z = x - y हो अगर, तो फिर भी एब्सोल्यूट एरर ऐड होते हैं, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। थर्ड केस है जी, अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन हो, z = x × y, तो आप खुद भी आपको आइडिया है कि जी इस केस में फार्मूला जो लगता है, फ्रैक्शनल एरर जो है वो z का फ्रैक्शनल एरर विल बी इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन x प्लस फ्रैक्शनल एरर इन y। आप यहाँ पे देखें कि अगर आप इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास बचेगा परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू परसेंटेज एरर इन x प्लस परसेंटेज एरर इन y। गॉट इट। सो परसेंटेज एरर ऐड होते हैं। और सिमिलरली अगर इसका दूसरा केस हम बात कर लें कि अगर कोई पावर इसमें ऐड हो रही हो, सॉरी, पावर x² टाइम y³ हो, तो ये भी इसी कैटेगरी में आएगा। और इस केस में भी परसेंटेज एरर इन एक्स जेड जो होगी वो 2 टाइम परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस 3 टाइम परसेंटेज एरर इन वाई। अगर आपको एक्स और वाई की परसेंटेज एरर गिवन होंगी, तो जेड की परसेंटेज एरर जो होगी वो 2 टाइम परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस 3 टाइम परसेंटेज एरर इन वाई होगी। ये याद रखना कि अगर इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो परसेंटेज एरर को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। परसेंटेज एरर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये केस मोस्टली इस तरह की सिचुएशन में आता है कि अगर आपके पास z = x × y होल स्क्वायर रूट हो, तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा डेल्टा z/z विल बी इक्वल टू, ये होल पावर है ना बच्चों, तो 1/2 नीचे आ जाएगा, 1/2 टाइम हो जाएगा डेल्टा x/x प्लस 1/2 टाइम डेल्टा y/y। ओके। तो अगर फ्रैक्शनल एरर में लिखना हो तो ऐसे लिखोगे, परसेंटेज एरर में लिखना हो तो इस पूरी इक्वेशन को बच्चों अगर आप उससे मल्टीप्लाई कर लें 100 से, तो आपके पास क्या बचेगा, परसेंटेज एरर इन z विल बी इक्वल टू 1/2 टाइम परसेंटेज एरर इन x प्लस 1/2 टाइम परसेंटेज एरर इन y। ओके बच्चों। सो अब हम इसी का जो फोर्थ रूल है उस पर चलते हैं, बल्कि फिफ्थ रूल। अगर डिवाइड हो रहे हो बच्चों तो फिर क्या होगा जी, अगर आपके पास हो एक्स और वाई, तो फिर क्या होगा, डेल्टा जेड। इसमें भी बच्चों
फ्रैक्शनल एरर जो है वो ऐड होंगी। तो डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस डेल्टा वाई ओवर वाई। इज दैट क्लियर? सो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, तो फिर ये बनता है परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन एक्स प्लस परसेंटेज एरर इन वाई। ये याद रखना आसान है, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में सेम रूल है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम रूल है बच्चों। अगर कोई इसमें भी पावर होती है, लेट से आपके पास z इज एक्स एक्स पावर n ओवर y पावर n m हो, जनरली हम लिख लेते हैं। सो परसेंटेज एरर इन z निकालनी हो बच्चों, तो क्या होगा? n टाइम परसेंटेज एरर इन x प्लस m टाइम परसेंटेज एरर इन y। तो अगर आपके पास यहाँ की परसेंटेज एरर गिवन होगी x की और y की, तो आप m और n कोई भी नंबर होंगे तो आप उनको क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपके पास है एरर्स के तमाम रूल। तो इसमें ज़रा आपने मुहतात रहना है कि अगर आपके पास एडिशन में परसेंटेज एरर्स गिवन हो एक्स और वाई की, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे परसेंटेज एरर्स को ऐड नहीं करना, पहले आप उनकी एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, फिर उनको आप ऐड करेंगे। अच्छा बच्चों, आगे चलते हैं। अब हम काइनेमेटिक्स पे, काइनेमेटिक्स में आपने देखा कि जी कौन कौन सी इक्वेशंस होती हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें जो है इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं, और उससे पहले हम अगर डिफाइन करना चाहें तो वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन होगी? टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। और एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बच्चों, आपको पता है। और वेलोसिटी अगर फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और टाइम टेकन t है, तो एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होगा। और एक बात साथ से याद रखते जाए कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों को हम वेक्टर के तरीके से डील करेंगे। उसके बाद बच्चों इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर आए, तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ए इज एक्सेलरेशन, टी इज टाइम, यू इज इनिशियल वेलोसिटी और v इज फाइनल वेलोसिटी। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और उसके बाद अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होगी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि जी यहाँ पे अगर आपके पास मीटर है, तो हर टर्म की जो यूनिट है वो मीटर होनी चाहिए। ए टी स्क्वायर की भी यूनिट मीटर बनेगी, यूटी की भी मीटर बनेगी, एस की भी मीटर बनेगी। एवरी करेक्ट इक्वेशन मस्ट बी होमोजीनियस। तीसरी इक्वेशन बच्चों ये होती है, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वी टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर। अगर आपको फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फॉर्म, टाइम की फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी हो, तो फिर आप ऐसे लिखेंगे। ओके, सो अगली इक्वेशन है बच्चों 2s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगर आपको टाइम नहीं गिवन और आपको इनिशियल फाइनल वेलोसिटी गिवन है, तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशनशिप इस तरह बनेगा। तो ये जो है आपके पास जो है वो इक्वेशन ऑफ मोशंस है। अगर ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स में ऑब्जेक्ट जा रहा हो, तो एक्सेलरेशन जो आपके पास बन जाएगा वो उसको जी से रिप्लेस कर देंगे, और इसकी वैल्यू होगी 9.81। ये आपके पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों अगली बात हम करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। और आपको पता ही है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है। सबसे पहला केस बच्चों हम बात करेंगे कि अगर आपके पास प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया आपने विद इनिशियल वेलोसिटी जो है इसकी, लेट्स से ये वेलोसिटी v है, और ये जो हाइट है जिससे इसको थ्रो किया गया है बच्चों, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम कह देते हैं दिस इज लेट्स से y। ठीक है, y कह दें, या इसको आप h से रिप्लेस कर दें। अब क्या होगा बच्चों, ये प्रोजेक्टाइल इस तरह की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, जहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है ओरिजेंटल डिस्टेंस जहाँ पे ये लैंड कर रहा है, इसको x से रिप्लेस किया है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसने जो कवर किया है वो आपके पास आपको नजर आ रहा है h है।
तो इसमें आप देखें कि जी आपको सारी गेम पता है इसकी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ये थ्रू आउट सेम रहेगी। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है। तो आपके पास अगर एक्स के लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को देखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स एंड वेलोसिटी इज वी टाइम्स टी। तो ये इक्वेशन तब लगती है डिस्प्लेसमेंट के लिए जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो और टाइम से फिर आप मल्टीप्लाई करते हो। बच्चों वर्टिकल डायरेक्शन के लिए कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? एच के लिए आपको पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच है। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल 0 है बच्चों, 1/2 जी टी स्क्वायर। अब आप अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं, इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को वर्टिकल वेलोसिटी ले लेते हैं। तो प्लीज ऐसा नहीं करना। आपके पास यहाँ पे जो है वो ये इक्वेशन बनेगी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए, मतलब हाइट को टाइम के साथ कैसे रिलेट करना, और ये एक्स के लिए। अब यहाँ से अगर आप टी को सब्जेक्ट बनाएं बच्चों, तो टी आपके पास क्या बनेगा? टी एज एक्स ओवर वी। इसको उठा के यहाँ पे डाल दें तो आपके पास एक रिलेशनशिप बन जाएगा इसके लिए, 1/2 जी एक्स स्क्वेयर ओवर वी स्क्वेयर। बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इसको अगर मैं एक्स को सब्जेक्ट बनाऊं बच्चों, एक्स स्क्वेयर विल बी इक्वल टू 2h वी स्क्वेयर ओवर जी। बड़े इजीली आप लिख सकते हैं। और x के लिए आप इसका स्क्वायर रूट ले लें बच्चों, तो v और 2h ओवर जी। इस इक्वेशन को लिखने का मकसद क्या था कि समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है जी, आप इस वेलोसिटी को अगर आप डबल कर दोगे तो x पे क्या फर्क पड़ेगा। आप देख लेंगे वेलोसिटी को डबल करेंगे तो x भी डबल हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप ये देखेंगे हाइट के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है कि x इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ h। ये ग्राफ में भी दे सकता है कि जी अगर आपके पास v वर्सेस एक्स का ग्राफ आपने देखना हो, मैंने दूसरी वीडियो में मेरी ग्राफ की एक अलग वीडियो है, वो भी आप देख लें। मैं इसके जो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसका लिंक। वी के साथ बच्चों एक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एच स्क्वायर रूट एच के साथ एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और अगली बात बच्चों यहाँ पे नजर जो आ रही है वो क्या है कि अगर आप एच के साथ एक्स का ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट को फॉलो करेगा, ऐसा ग्राफ है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली थ्रोन प्रोजेक्टाइल के लिए हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशंस आप देखेंगे। अगली बात बच्चों इंपॉर्टेंट आती है कि अगर आप किसी प्रोजेक्टाइल को एंगल से थ्रो करते हो, ठीक है, तो आपके पास ये इस तरह की ट्रेजेक्टरी फॉलो करेगा। अब आप देख लें इनिशियल वेलोसिटी जो है, लेट्स से दिस इज, इसको मैं वी वी नॉट से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और इसका एंगल जो है वो थीटा है। बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे आपको बिल्कुल आइडिया है कि इसको कैसे डील करना है स्टेज पे। और ये वीडियो आपको स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आप बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, और वेक्टर की तरीके से इसको डील करना है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इसकी ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो होगा वी नॉट कॉस थीटा होगा, और बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा। अगर आप देखें आपके अभी इतने हालात पतले ना कि आपको वेलोसिटी को रिजॉल्व करना नहीं आता ना, तो फिर थोड़ा सा जरा रिलैक्स होके दोबारा से जरा अच्छे तरीके से पढ़ लें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। तो इसलिए जो है वो अब देखें डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसी भी इस पॉइंट से जो है वो, इसको यहाँ से देखें ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। अगर प्रोजेक्टाइल यहाँ तक पहुंचा है तो इसने हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ये किया है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये किया है। तो बच्चों हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इक्वेशन यूज करोगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा, ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रही, तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए इक्वेशन ये लगेगी। अच्छा बच्चों वर्टिकल वेलोसिटी किसी भी वक्त क्या होगी, वी ऑफ वाई इसको कहूँ तो कौन सी इक्वेशन लगती है, यू वाई इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी प्लस अगली इक्वेशन इसके लिए क्या लगेगी बच्चों, वेट ए सेकेंड, अच्छा, सो यू वाई प्लस 1/2, सॉरी वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना। समटाइम आप इस तरह की गलती कर सकते हैं, सो यू प्लस ए टी। अच्छा बच्चों वर्टिकल वेलोसिटी इज इनिशियल, दिस इज बच्चों इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, तो वी नॉट साइन थीटा।
अच्छा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ये है, तो वर्टिकल वेलोसिटी किसी भी टाइम जो है वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी। क्यों चेंज होती जाएगी? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, बट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एयर रेजिस्टेंस को बच्चों इग्नोर कर रहे हैं। सो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी जो है वी नॉट साइन थीटा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में, और अपवर्ड को मैं क्या कर रहा हूँ, साइन कन्वेंशन ये पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो डाउनवर्ड को क्या लूंगा बच्चों, नेगेटिव लूंगा। तो एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन थ्रू आउट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसलिए माइनस जी टी। तो इस इक्वेशन से बच्चों वर्टिकल वेलोसिटी हम फाइंड करेंगे किसी भी टाइम पे। अब मैंने ओरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिख दी, वर्टिकल वेलोसिटी की लिख दी, ओरिजेंटल वेलोसिटी थ्रू आउट ये रहेगी, और ये जो है ना बच्चों, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम ओरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट को रेंज कहते हैं। अक्सर बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो बच्चे जीरो लिख देते हैं। अगर आप भी उन बच्चों में से हैं तो आप अपना कंसेप्ट क्लियर करें, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी टॉप पे जीरो नहीं होगी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे वही होगा विच इज वी नॉट कॉस थीटा, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ओके, सो ये आपने याद रखना है कि जी अगर आपने हाइट निकालनी है तो आप वर्टिकल डायरेक्शन लेंगे, और हाइट के लिए कौन सी इक्वेशन लेंगे, शाबाश, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है बच्चों, फॉर हाइट इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, यू इज वी नॉट cos थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन लेंगे, फाइनल वेलोसिटी बच्चों क्या है, जीरो है वर्टिकल यहाँ पे, और एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस जी। अब आप खुद बता सकते हैं कौन सी इक्वेशन लगेगी, तो आप इसके लिए 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा देंगे। इस तरीके से यू विल बी एबल टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट बच्चों, 2 - g, और साथ में बच्चों एच वी स्क्वायर इज 0 - v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों। सो हाइट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो v0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ओके बच्चों, इस तरीके से आप हाइट निकाल लोगे, गॉट इट। वो बच्चों एक चीज मैं देख रहा था, यहाँ पे मैंने गलती की है, लेकिन आप चूंकि मुझे देख तो रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे पा रहे, तो यहाँ पे बच्चों मैंने जो वर्टिकल वेलोसिटी है ना, उसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी, आप आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे कि मैंने वर्टिकल वेलोसिटी की जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डाल दी। तो ये ऐसा नहीं होगा, यहाँ वर्टिकल वेलोसिटी आपने डालनी है विच इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। ओके बच्चों, तो ये इक्वेशन बन जाएगी वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो इक्वेशन होगी, दिस इज फॉर मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे भी आपने साइन लगाना है, ठीक है। तो गलतियां होती रहती हैं, आपसे भी होती हैं, हमसे भी होती हैं, आम सी बात है, तो चलती रहती हैं गलतियां। अच्छा बच्चों, अगली बात हम करेंगे जी इससे, अगर आपको रेंज निकालनी पड़ जाए, और दूसरी बात है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ जाए, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम जो ये यहाँ से लेके प्रोजेक्टाइल पूरे को ना, एक सेकेंड बच्चों मैं इसको थोड़ा सेट कर लूँ। ये जो है ना बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी इसकी ट्रेजेक्ट्री ऐसी जो बनी है, इसकी भी अपनी रीजन है कि ऐसी क्यों बनी है, उसकी डिटेल वीडियो में बाद में डाल दूंगा, अभी नहीं। अभी सिर्फ मकसद फार्मूला है। आप फिर कहेंगे सर मिस कमिटमेंट की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं कि सिर्फ फार्मूला की वीडियो और बीच में डेरिवेशन के चक्कर में पड़ गए हैं, तो ऐसा मेरा मकसद हरगिज नहीं है। हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर रेंज की बात करें, रेंज क्या होगी, रेंज के लिए इसको हम कहते हैं रेंज। और बच्चों क्या होता है कि जी अगर आपको, दिस इज ओरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या होगा, ओरिजेंटल वेलोसिटी, जो कि वक्त के साथ साथ चेंज नहीं हो रही। साथ में हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम जो इसने यहां से लेके यहां तक लिया है। अब सवाल पैदा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको इसकी इक्वेशन, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की ये इक्वेशन लिखी है, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होगी वाई की, उसके लिए कौन सी इक्वेशन निकालेंगे, आपको पता है कि एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। सो इस इक्वेशन को बच्चे यूज करके हम क्या करेंगे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालेंगे। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज वी नॉट साइन थीटा टी, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड
जी टी स्क्वायर। अच्छा बच्चों, ये इक्वेशन है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की, किसी भी टाइम पे हमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देगी। अब दूसरी बात, अगर आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना हो तो उसके लिए क्या तरीका करेंगे कि यहां से लेके जब यहाँ पहुंच जाता है ना, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी जीरो था बच्चों, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे भी जीरो, तो इस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को इस इक्वेशन में जीरो डाल दें तो जो टाइम बचेगा ना बच्चों, वो बचेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन से टी को सब्जेक्ट बना लेना बच्चों, वी नॉट साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी इक्वल टू जीरो। एक वैल्यू टी की जीरो आएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट में भी जीरो था, और इस इससे टी को सब्जेक्ट बनाएंगे, वी नॉट साइन थीटा इक्वल टू 1/2 जी टी। सर जी यहाँ से टी को आप जब सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो ये टू उठ के बेचारा इधर आ जाएगा, टू वी नॉट साइन थीटा, और जी का इस साइड पे कोई काम नहीं है, वो इधर नीचे चला जाएगा। तो बच्चों ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट किस किस चीज पे डिपेंड करता है, यहां से आपको नजर आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी स्पीड को ज्यादा करोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ जाएगा। अगर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को कम कर देते हैं, कैसे? अब आप सोच रहे हो सर जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को कैसे कम करते हैं? मतलब ये है कि अगर आप मून पे ले जाते हैं, किसी और जगह ले जाते हैं, और उतनी स्पीड से थ्रो करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जी। वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा हो जाएगा, जी कम होने से ज्यादा हो जाएगा, वी ज्यादा होने से बच्चों इनिशियल वेलोसिटी टाइम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, टाइम इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, सो थीटा की वैल्यूज को चेंज करते जाओगे, थीटा जीरो पे कोई टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं, थीटा 30 90 तक बढ़ता जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ता जाएगा। जब साइन ऑफ 90 होगा ना, तो उस वक्त साइन ऑफ 91 होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा। अब बच्चों आपका टाइम जाया नहीं करते, यहाँ पे रेंज निकाल लेते हैं। तो रेंज के लिए इस इक्वेशन में डालेंगे वी नॉट कॉज ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने पहले निकाल दिया, टू वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। तो ये जो है ना बच्चों, इस इक्वेशन को पूछा गया है आपके पास, एमसीक्यूज में पूछा गया है, और इसको भी एमसीक्यूज में पूछा गया है। स्ट्रक्चर में क्या आएगा, जो आपका पहला पेपर है उसमें आपको इनिशियल वेलोसिटी कोई भी दी होगी, आपसे रेंज निकालेगा, तो आप उसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी को रिजॉल्व करोगे, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालोगे, और उसके बाद जो है इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करते हुए आपने सब कुछ निकाल देना है। ठीक है बच्चों, अब आगे हम चलेंगे जी डायनामिक्स में, और डायनामिक्स में आपको पता है कि जी सर जी हमें पता है कि डायनामिक्स क्या होती है और उसकी क्या क्या इक्वेशंस होती हैं, लेकिन सर जी फिर भी आप रिवाइज जरूर करा दें। तो डायनामिक्स में बच्चों सबसे पहली बात आती है मोमेंटम। अब मैं आपसे पूछूं मोमेंटम क्या होता है, तो आप जरूर बता सकते हैं मोमेंटम इज मास टाइम वेलोसिटी, और मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब कोई पूछ ले अगर आपसे गली मोहल्ले में कि सर बेटा बताओ वेक्टर क्यों है, तो आप बताएंगे जी वेलोसिटी वेक्टर है, मैस स्केलर है, जब एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या होता है, वेक्टर ही होता है। ओके, सो मोमेंटम को जब भी डील करेंगे उसको वेक्टर की तरह डील करेंगे। मतलब क्या है इस बात का, कि एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, स्पीड इसकी यू है, वही ऑब्जेक्ट इधर जा रहे हैं, स्पीड यू है, मैस एम है। तो अगर आपसे कोई पूछे जी मोमेंटम सेम है, तो आप बताएंगे नहीं, इस वक्त मोमेंटम क्या है, एम यू। अगर हम कहेंगे पॉजिटिव, तो यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा बच्चों, एम वी एम यू। तो मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, जब आपके पास दो ही डायरेक्शन हो, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो आप एक को प्लस कहते हो, दूसरे को क्या कहते हो, माइनस कहते हो। तो इस तरीके से अब बच्चों हम चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना हो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है स्पेशली एमसीक्यूज में, कि अगर आपको कहता है जी मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से गया, इसकी इनिशियल स्पीड v थी, मैस m था, टकराने के बाद उसकी स्पीड लेट्स से वही रही, मैस m। बच्चों यहाँ पे मैंने ना ये स्पीड लिखी हुई है, दिस इज स्पीड। अब मोमेंटम के लिए क्या करोगे बच्चों, सर जी हमें पता है इनिशियल मोमेंटम आपने साइन कन्वेंशन सेट करनी है, इसको अगर आप प्लस कह रहे हो बच्चों, तो इसको क्या कहना होगा, माइनस। सो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, पॉजिटिव एम वी, फाइनल मोमेंटम क्या होगा, माइनस एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा,
फाइनल मोमेंटम माइनस चेंज का इनिशियल मोमेंटम। अक्सर बच्चे जो है ना, बच्चे जज्बात में आके इसको सोचे समझे बगैर चेंज इन मोमेंटम को जीरो लिख देते हैं। जीरो नहीं है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम इज -2 mv। या बच्चों अगर साइन कन्वेंशन आप अपोजिट ले लें, मतलब क्या है, इसको माइनस ले लें, इसको प्लस ले लें, तो इधर चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2 mv होगा। अच्छा बच्चों, दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो आपने याद रखनी है वो ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है मोमेंटम p है और इसका एंगल थीटा है, तो मोमेंटम को भी हम क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो कंपोनेंट होगा मोमेंटम का वो p cos थीटा होगा बच्चों, और ये जो कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, p sin थीटा। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मास पता है, उसकी वेलोसिटी पता है, तो फिर क्या होगा बच्चों, ये mv sin थीटा होगा। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है बच्चों, v है, मास क्या है, m है, तो ये मोमेंटम क्या होगा, mv cos थीटा। अच्छा यार याद रखो, मैंने वेक्टर की बात यहाँ पे जिक्र तो कर दी, छेड़ दी कि जी मोमेंटम को रिजॉल्व ऐसे करते हैं, लेकिन मैंने जिक्र उस तरह पहले नहीं किया वेक्टर का। तो वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में अभी आगे बात करता हूँ अब, कि जी वेक्टर्स को कैसे हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखें, मोमेंटम को वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर की तरह इसको डील करेंगे। इसकी एडिशन जो है, सब्ट्रैक्शन जो है, वो स्केलर क्वांटिटी की तरह नहीं होगी, इसको वेक्टर क्वांटिटी की तरह डील करेंगे। सो इसलिए इसकी डायरेक्शन मैटर करेगी। तो मोमेंटम को हम रिजॉल्व भी कर सकते हैं इस तरीके से, मोमेंटम का चेंज इन मोमेंटम भी फाइंड करना हो ऐसे करेंगे। अच्छा यार, अगर आपके पास ना सवाल आ जाए, इस तरह की सिचुएशन हो, तो बच्चों एक ऑब्जेक्ट यहां से आया, ऐसे टकराया, उसका मास था m और उसकी स्पीड थी v। टकराने के बाद वो सीधा सा ऊपर गया, उसी एंगल से जिस एंगल से आगे टकराया था, स्पीड लेट से वही रही, और ये एंगल बच्चों थीटा था, बाद में भी थीटा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा पी निकालें, तो आप क्या जवाब देंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। बच्चों बात सीधी सादी सी है, मोमेंटम चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने क्या करना है, इनिशियल मोमेंटम के भी दो कंपोनेंट फाइंड करने। एक कंपोनेंट इसका ऐसे होगा, दूसरा ऐसे होगा। फाइनल मोमेंटम के भी बच्चों आपने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है, परपेंडिकुलर और पैरेलल। अच्छा बच्चों, ये क्या होता है, एंगल के अपोजिट, mv sin थीटा, डाउनवर्ड है, mv cos थीटा, mv sin थीटा। एडजेसेंट को हम वही लिखते हैं थीटा के साथ, mv cos थीटा। अच्छा बच्चों, एक चीज पे गौर करें, ये जो है ना प्यारे बच्चों, ये चेंज नहीं हो रहा कंपोनेंट, ठीक है बच्चों। ये कंपोनेंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पहले नीचे था, अब ऊपर है, इसलिए ये कंपोनेंट क्या हो गया, चेंज हो गया। अच्छा बच्चों, सो इस केस में चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे। चेंज इन मोमेंटम बच्चों, डेल्टा ऑफ पी एक्स, एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा तो इट इज जीरो। चेंज इन वाई कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, पहले डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, अब अपवर्ड डायरेक्शन में। आपकी मर्जी, हमारा ही मर्जी नहीं चलेगी, आपकी मर्जी चलेगी। अगर अपवर्ड को आप पॉजिटिव कह रहे हो, तो डाउनवर्ड को माइनस कहना पड़ेगा बच्चों। तो फाइनल मोमेंटम बच्चों क्या हुआ, पॉजिटिव mv sin थीटा। अच्छा बच्चों, इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, ये चेंज के लिए माइनस लगाया है, इनिशियल मोमेंटम चूंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो -mv sin थीटा। अच्छा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2mv sin थीटा। दिस विल बी चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। तो इसलिए टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, 2mv sin ऑफ थीटा। सर जी जल्दी जल्दी बताएं, आगे हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमने और बहुत सारे काम करने होते हैं, तो इसलिए
अगर आपको ये बात पता चल गई है तो आगे हम बढ़ते हैं जी, न्यूटन लॉज पे चलते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ का कोई फार्मूला नहीं है, न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला बच्चों ये है, ये इक्वेशन है कि जी नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। नेट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड नेट फोर्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आर ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन। तो इसलिए जो बच्चों बनेगा, इस इक्वेशन का बहुत ज़्यादा काम है। और इस इक्वेशन में ये किन जगहों पे इस्तेमाल होती है? अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन है बच्चों, यहाँ पे आके एक ऑब्जेक्ट इसके साथ कोलाइड करके वापस जा रहा है, तो आपको टाइम ऑफ कोलिजन, ये टाइम ऑफ कोलिजन होगा। ओके, सो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ये दिया हुआ, और अगर नेट फोर्स निकालनी है सब्जेक्ट पे तो आपके पास मिल जाएगा। ये याद रखना है, फिर ना कहना कि जी सर ने बताया नहीं। ये नेट फोर्स है, ये चेंज इन मोमेंटम इन दिस टाइम है, याद रखना है। ओके, फिर भूल ना जाना, पेपर में ये ना हो गलती कराएं तो फिर आप कहें जी सर ने क्लियरली बताई नहीं थी बात। इस इक्वेशन के मुताबिक बच्चों, अगर आपको पी टाइम ग्राफ दिया होगा तो जो उसका ग्रेडियंट होगा वो क्या होगा बच्चों? ग्रेडियंट विल बी इक्वल टू नेट फोर्स। ओके, सो इस इक्वेशन को अगर थोड़ा सा ना, मैं एक ऑब्जेक्ट का फाइनल मोमेंटम एम वी है और स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी थी यू, टाइम टी में उसका मोमेंटम चेंज हुआ, तो क्या होगा? एम कॉमन ले लें, वी माइनस यू ओवर टी। तो बच्चों ये क्या बनता है? दैट इज इक्वल टू एम है। तो न्यूटन सेकंड लॉ का स्पेशल केस ये भी बन जाता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अच्छा यार, इस इक्वेशन पे थोड़ा सा गौर करें। ये इक्वेशन ये बताती है कि एक्सेलरेशन इज एफ बाय एम। अगर आप नेट फोर्स को बढ़ाओगे ना बच्चों, मास को सेम रख के, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन विल इंक्रीज सर। अगर आप नेट फोर्स को सेम रखती है और आप मैस को इंक्रीज कर देते हो गलती से, तो एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। दो मैसेज पे सेम नेट फोर्स लगा रहे हो, और सेम नेट फोर्स का मतलब ये होगा कि वो उसको आप चेंज नहीं कर रहे, तो आपके पास क्या होगा? एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। अगर आप मैस, बड़े मैस पे वही फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। अगर आप फोर्स को इंक्रीज कर देते हो, एक्सेलरेशन विल इंक्रीज, और मैस को सेम रखा हो, तो ये आपके पास एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि नेट फोर्स और एक्सेलरेशन हमेशा सेम डायरेक्शन में होते हैं। मैस स्केलर क्वांटिटी है, नेट फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा, एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा। और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक डायरेक्शन में होना जरूरी नहीं है। ऐसी सिचुएशन होती है, वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, नेट फोर्स पीछे, एक्सेलरेशन पीछे की डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होंगे तो ऑब्जेक्ट स्पीड अप होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा। ओके बच्चों, ये हमारे पास था न्यूटन सेकंड लॉ। अच्छा, थर्ड लॉ की इक्वेशन अगर आपको बतानी पड़ जाए कि जी सर जी थर्ड लॉ की भी इक्वेशन बता ही दें, आप इतना कुछ बता ही दें, तो फिर अगर आपके पास ये मैस ऑब्जेक्ट ए है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट बी है, इनका टकराव हो जाता है, तो क्या होगा बच्चों? ये ना बी इसको कहेगा भाई, बी इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ, ए इस पे फोर्स लगाएगा इस तरफ। तो न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी और अपोजिट डायरेक्शन में होंगी। इसकी कोई और इक्वेशन नहीं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन पे आते हैं बच्चों। वो क्या है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं भाई, दो ऑब्जेक्ट क्यों हैं जी? जरूरी नहीं है दो, तीन भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा कैसे है, दो ऑब्जेक्ट के साथ ये जा रहा है जी u2 वेलोसिटी के साथ, m2 इसका मैस है, इसका मैस है m1। ये भागता भागता है, इसकी स्पीड चूंकि ज्यादा है, तो ये m2 के साथ जाकर टकराता है। तो टकराने के बाद क्या होगा जी भाइयों? ये एक दूसरे के साथ, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब जो है ना भाई, m1 जो है उसकी स्पीड v1 हो जाएगी, m2 की स्पीड जो है वो v2 होगी, क्योंकि इनकी टक्कर हुई है। टक्कर के लोग इनको मिल गए एक दूसरे को, तो फिर इनका आपस में मोमेंटम चेंज हो गया। अब जब मोमेंटम चेंज होगा ना, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन लगती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, बिफोर कोलिजन
इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर इक्विलिब्रियम। बच्चों ये क्या है, ये इक्वेशन, ये टोटल मोमेंटम बिफोर, ये टोटल मोमेंटम आफ्टर। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर जी दोनों को प्लस कर दिया, प्लस प्लस क्यों किया? वजह ये कि सारे ऑब्जेक्ट बिफोर एंड आफ्टर ये इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, डायरेक्शन का कोई चेंज नहीं हुआ, इसलिए जो है आपने सारों को प्लस रखा है। अच्छा बच्चों दूसरी बात, अगर ये पूछते एग्जामिनर के जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किन लॉ से मिलकर बनता है, तो आपने सिंपली बात करनी है कि इसमें न्यूटन का सेकंड लॉ भी इस्तेमाल होगा और न्यूटन का थर्ड लॉ भी इस्तेमाल होगा, तो उससे ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम निकलता है। अच्छा इसमें एक फार्मूला और बता दूं कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था, इसकी मर्जी यार इधर जा रहा था, तो आप और मैं तो कुछ कर नहीं सकते ना, और ये इधर जा रहा था m2। अब इनकी आपस में टक्कर होती है, और टक्कर का एक केस ये होता है कि जी ये इस ऑब्जेक्ट को कहता है भाई तू तो इधर भाग, और ये जो है ना ये खुद भी इस तरफ भागना शुरू हो जाती है। अब आपको अगर नहीं समझ आ रहे तो ये बिफोर है, ये आफ्टर कोलिजन। अब बच्चों क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे लगाएंगे, ये जरा एहतियात, यहाँ पे अलर्ट होना है। इसकी डायरेक्शन है बच्चों इस तरफ, इसकी डायरेक्शन है इस तरफ, तो दोनों को अगर इक्वल साइन लेंगे तो नहीं चलेगा भाई, नहीं चलेगा ऐसा। इसको अगर आप प्लस कह रहे हो तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। आपकी मर्जी भाई, आप इस साइड को प्लस कह रहे हो तो फिर आपको इस साइड को माइनस कहना पड़ेगा, आप इस साइड को माइनस कह रहे हो तो आपको इस साइड को प्लस करना पड़ेगा, ये याद रखना। तो आप इस साइन कन्वेंशन के तहत इक्वेशन लिख रहे हैं, m1u1 प्लस -m2u2 इज इक्वल टू, बच्चों ये इधर जा रहा है तो -m1v1 प्लस m2v2। इस केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऐसे लगेगा। अच्छा सर ये भी बता दें कि जब आप इतना कुछ केसेस करा ही रहे हैं, तो अगर एक ऑब्जेक्ट बच्चों रेस्ट पे है, ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट था, ये रेस्ट पे पड़ा हुआ था, ठीक है, क्या होता है जी, धमाका हो जाता है, इसके दो पीसेस बन जाते हैं। एक एक पीस जो है वो इधर को मूव करना शुरू कर देता है, इसका मैस m1, इसकी स्पीड है u1 या v1 कह दें। ऑब्वियसली इस पार्ट ऑफ मैस को इधर मूव करना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर ये क्यों, ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये रेस्ट पे है। जब रेस्ट पे है इसका टोटल मैस है, तो टोटल मोमेंटम पहले जीरो भाई, तो टोटल मोमेंटम बाद में भी जीरो होना पड़ेगा। एक अगर राइट साइड पे जा रहा है तो दूसरे को लेफ्ट साइड पे जाना पड़ेगा मोमेंटम को कैंसिल आउट होने के लिए। तो इक्वेशन क्या बनेगी, शुरू में जीरो, इसको अगर आप प्लस कह रहे हो बच्चों m1v1, इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ये इसकी इक्वेशन बनेगी। इसलिए प्यारे बच्चों m1v1 इक्वल टू m2v2, ये जो है इसकी इक्वेशन बनेगी। अच्छा यार अगर इसमें दूसरी हम बात करें कि जी एंगल के साथ टकरा रहे हैं, एक भाई ऐसे आते हैं, इसकी वेलोसिटी जो है बच्चों u1 है, और इसका ओरिजेंटल के साथ एंगल है θ1। दूसरे भाई भाई ऐसे आते हैं, इसका मैस m2 है बच्चों, इसका m1 है, तो ये इक्वेशन है, ये एंगल θ2 है। अब टकराने के बाद ना भाइयों, ये दोनों जो है ना ऐसे सीधे लाइन में आगे जाते हैं, ये m1, इसकी वेलोसिटी v1 हो जाती है, ये m2, इसकी वेलोसिटी v2 हो जाती है। अच्छा यार ये एक सिंपल सा केस है भाई, आप कहेंगे जी सर ने कोई बहुत बड़ी फिलॉसफी बता दी, ऐसी बात नहीं है। ये एक सिचुएशन है, ये इधर आया, ये इधर आया, एंगल के साथ टकराने के बाद ये ऐसे गए, ठीक है। अब यार बात सीधी सी है, आपने थोड़ा सा ना चीजों को जरा सिंपल अंदाज में सोचना है, क्योंकि मोमेंटम पहले बता चुका है कि मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। भूल तो नहीं गए ना पुरानी बात? अगर यार वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसको वेक्टर के तरीके से इसके साथ बर्ताव करना है। आप कहेंगे सर वेक्टर के तरीका कौन सा होता है, तो वेक्टर का तरीका ये है, मैंने पहले बताया कि जी इनको आपने पहले रिजॉल्व करना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को लादा डील करना है बच्चों, और वर्टिकल डायरेक्शन को क्या करना है,
लादा डील करना है। एक सेकंड जी, मेरा पॉइंटर जिद कर गया है। ओ भाई चल जा, बच्चे वेट कर रहे हैं, इतना सब्र नहीं है आजकल के अवाम में। ये बच्चों, M1 V1 M2 V2। अच्छा यार, अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होगा? इसका मोमेंटम के दो कंपोनेंट बनाएंगे। एक बच्चों ये है, एक बच्चों ये। अब आप मुझसे ना पूछें कैसा होगा, आप खुद सोचें कि ये कंपोनेंट बच्चों बनेगा M1 U1 साइन ऑफ थीटा 1। ये जो कंपोनेंट बनेगा ना, इसको मैं यहाँ कान से पकड़ के यहाँ लिख देता हूँ, M1 U1 कॉज ऑफ थीटा 1। अच्छा यार, जो इसी तरीके से इस मोमेंटम मीन टू से कि, एक सेकंड यार, इसके भी, ओ पॉइंटर भाई उठ जा, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट इसका इस साइड पे होगा, एक कंपोनेंट इस साइड पे होगा। ठीक है बच्चों, तो इनको आपने लिखना है दोनों को, और फिर आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों आपको मिल जाएंगे। अब बच्चों देखो, इस कंपोनेंट का एरो ऊपर, इस कंपोनेंट का एरो इधर, और इसका, इसकी वैल्यू होगी M2 V2 साइन ऑफ थीटा 2। इसकी वैल्यू होगी भाइयों M2 V2 कॉज ऑफ थीटा 2। यार अगर बोर हो गए ना तो वीडियो को स्टॉप कर लो और थोड़ी देर बाद देख लेना, जरूरी तो नहीं है ना। कौन सा आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो भाई? मेरे लिए मसला है, मैं स्टॉप नहीं कर सकता। आप तो आराम से जाएं, चाय शाय पिए, ब्रेक करें और फिर जाके दोबारा देखें। अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा बच्चों? अक्सर बच्चे कहते रहते हैं सर छोटी वीडियो बनाया करें, छोटी वीडियो बनाया करें, हम 5 मिनट से ऊपर नहीं देख सकते। भाई आप तो 5 5 मिनट की देखें ना, आप इसको स्टॉप करें और जाएं और देखें। अलॉन्ग एक्स एक्सिस बच्चों क्या होगा? स्टार्ट में M1 U1 कॉज ऑफ थीटा 1 प्लस M2 U2 कॉज ऑफ थीटा 2। बच्चों बाद में मोमेंटम जो है ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही है, तो इक्वल होगा M1 V1 प्लस M2 V2। अच्छा बच्चों, स्टार्ट में वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? इसकी अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगी इक्वेशन? बाद में कोई वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है। ठीक है जी, चल सीन है। पहले क्या होगा? इसका वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड, इसका अपवर्ड, आपकी मर्जी है भाई, एक को प्लस कहना होगा, एक को माइनस कहना होगा। अगर आप तो फिर आप क्या करेंगे? M1 U1 साइन ऑफ थीटा 1 डाउनवर्ड। अगर आप यहाँ साइन को खुद कंपनसेट कर लें तो फिर आप इसको माइनस लिखेंगे। ठीक है, सो M2, ओ हाँ भैया, M2, इसको क्या करना था यार, सादे बच्चों मैंने U2 लिखा हुआ था, यहाँ ये U2 है, ये भी U2 है। M2 U2 साइन ऑफ थीटा 2। तो मैं जल्दी जल्दी में ट्रेन चला रहा हूँ भाई, थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा, ठीक है। बाकी आपकी तैयारी खुद है और आप लोग खुद भी देख सकते हैं चीजें, इसलिए। अरे भाई बहुत वीडियो लेंथी हो रही है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अब बात आ जाती है जी इलास्टिक क्लूजन क्या होता है। इलास्टिक क्लूजन आपको पता है उसकी क्या डेफिनेशन होती है कि जी द क्लूजन जिसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। जब टोटल काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है ना बच्चों, उसकी इक्वेशन क्या होती है? अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी U1 है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी वेलोसिटी बच्चों U2 है। ये इलास्टिक क्लूजन इनका हो रहा है एड ऑन। इसका बाद में मोमेंट स्पीड वेलोसिटी V1 हो जाती है, इसकी वेलोसिटी V2 होती है। तो बच्चों, जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा हो ना, तो फिर याद रखना रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच U1 माइनस U2। वजह ये है कि ये स्लो जा रहा है भाई, ये तेज जा रहा है, इसकी ये स्पीड ज्यादा है, तो M1 जो है M2 के अप्रोच कर रहा है। और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगी? U1 माइनस U2 इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। ये ज्यादा स्पीड से भागेगा, ये स्लो भागेगा, तो V2 माइनस V1।
ओके बच्चों, ये केस हो जाएगा जब आपके पास इलास्टिक प्लेन होगा। अगर दूसरा केस ये हो जाए कि जी अगर ये ऑब्जेक्ट इधर आए इस वेलोसिटी से और ये भैया ऐसे आ रहा है, दिस सिचुएशन इज बिफोर क्लियन, और टकराने के बाद भाई ये इधर आ जाता है v1, ये ऐसे ही भागना शुरू हो जाता है v2। दिस इज m1, दिस इज m2। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच क्या होगी? दोनों ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो अब रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो होगी u1 प्लस u2 होगी। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन क्या होगी बच्चों? v2 माइनस v1। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, स्पीड ऑफ अप्रोच आपने इस तरह ऐड कर देनी है। दूर जा रहे हो तो जो अप्रोच कर रहा है उसमें से इसको माइनस कर देना है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट कोलिजन के बाद इधर जा रहे होते इस सिचुएशन में, ये v1 होता, ये v2 होता, तो फिर इस इक्वेशन में क्या फर्क पड़ता? u1 प्लस u2 इक्वल होता v1 प्लस v2। तो इस केस में ये दोनों इस तरीके से सेपरेट हो रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैंने कमिटमेंट तो इक्वेशंस की थी। अगर आपके पास ग्राफ इस केस में थोड़ा सा बताना पड़ जाए, लास्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में ये बहुत ज़्यादा आता भी है कि अगर आपके पास मोमेंटम टाइम ग्राफ दिया हुआ है और एक ऑब्जेक्ट का दिया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम टाइम ग्राफ ऐसा है, ये टकराने के बाद यहाँ पे चला गया, और इसकी वैल्यू अगर आपको दी हुई है फॉर एग्जांपल 10 और बाद में इसकी वैल्यू हो जाती है 20। स्टैंडर्ड यूनिट में बात करते हैं न्यूटन सेकंड, ओके, मोमेंटम की। अच्छा बच्चों, जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम पहले ये था, इसको हम कह देते हैं 5। अब हमने क्या करना है जी, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बाद में इसको प्लॉट करना है। अब देख लें, इसका मोमेंटम पहले यहाँ तक 10 कांस्टेंट, फिर कोलिजन हुआ, इसका मोमेंटम इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ स्टेबल हो गया, ठीक है। तो टोटल मोमेंटम बिफोर कितना हुआ बच्चों? यहाँ से नजर आ रहा है 10 प्लस 5 15 है। तो बाद में भी टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए। तो बाद में इसका मोमेंटम क्या हो गया? 20। 15 होने के लिए इसका मोमेंटम इस ऑब्जेक्ट का क्या होना चाहिए? 20 में क्या ऐड करें कि आंसर 15 हो जाए? तो आंसर क्या होगा बच्चों? -5। इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बाद में क्या हो जाएगा? -5। ये देखें, ये जरा मेरी तरफ से एक गिफ्ट ही समझ लें, जो मैंने आपको बताया नहीं था कि मैं ग्राफ कराऊंगा, लेकिन फिर भी करा रहा हूँ। कि अब देखें, टोटल मोमेंटम बिफोर क्लियन 15, टोटल मोमेंटम बाद में इसका 20, इसका -5 और ऐड करोगे तो टोटल मोमेंटम बाद में भी क्या है? +15 है। ओके बच्चों, अच्छा जी। अब मैं डायनामिक्स खत्म करा दिया, अब मैं चलता हूँ फोर्सेस पे, और फोर्सेस पे हम देखते हैं कि जी कौन कौन सी इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं। और सबसे पहले फोर्सेस में हम बात करेंगे बच्चों, इक्विलिब्रियम की डिस्कशन करेंगे और मोमेंट की बात करेंगे। मोमेंट क्या होता है बच्चों? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये इसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है बच्चों। अगर आपके पास ये पिवट है ओ, यहाँ पे बच्चों फोर्स लग रही है ये डिस्टेंस डी है, तो आप यहाँ से देखें इस फोर्स से तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो डी है, फोर्स ये एफ है। तो मोमेंट जो होगा उसकी इक्वेशन बनेगी एफ इंटू डी। अच्छा यार बच्चों, अगर ये किसी एंगल के साथ लग रहा हो तो जैसा कि ये केस बनता है, ये एफ है और यहाँ पे थीटा के साथ लग रहा है, ये डी है। इस पॉइंट ओ पे क्या करेंगे मोमेंट के लिए? प्यारे बच्चों, इसका तरीका ये होगा कि आप इस फोर्स को ना रिजॉल्व करोगे। अब सवाल पैदा होता है जी रिजॉल्व क्यों करेंगे? ताकि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पता चल जाए और आपको ये पता चल जाए कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो, इसका ये कंपोनेंट बचा होगा एफ कॉस थीटा, आपको पहले से पता है।
और ये कंपोनेंट यहाँ पे ड्रा करना है। इस कंपोनेंट को उठा के यहाँ नहीं ड्रा करना, वरना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है आपका ख़राब हो जाएगा। और अक्सर बच्चे ये गलती कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा बच्चों, ओ वो यार, दिस इज एफ साइन थीटा। अब देखें एक चीज, ये कंपोनेंट जो है पिवट से गुजर रहा है, सो नो डिस्टेंस ऑफ दिस कंपोनेंट फ्रॉम द पिवट, सो जीरो मोमेंट। और ये जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा, इसका मोमेंट क्या होगा बच्चों, इसका डिस्टेंस क्या है एफ साइन थीटा का, यहाँ से लेके यहाँ तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी बनते, तो टोटल मोमेंट जो बनेगा इस केस में एफ साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी होगा। और ये किस डायरेक्शन में होगा, ये जो है इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। यहाँ पे ये क्लॉकवाइज में था, ये एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन। और अगर आपके पास ज्यादा सारी फोर्सेस लग रही हैं तो उसका भी आपको कैसे पता है कि कोई क्लॉकवाइज कोई एंटी क्लॉकवाइज, तो आप सारों का नेट मोमेंट निकालेंगे, क्लॉकवाइज का फिर एंटी क्लॉकवाइज का, और दोनों को माइनस कर देंगे। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जी कपल। और कपल क्या होता है, अगर आपके पास दो फोर्सेस, ये डिस्क है फॉर एग्जाम्पल, दो फोर्सेस लग रही है, एक ऐसे लग रही है बच्चों, और दूसरी फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड की लग रही है, लेकिन इस फोर्स के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। ये फोर्स अगर नीचे लग रही है ना, तो ये फोर्स ऊपर लग रही है। इन फोर्सेस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो ये वाला डिस्टेंस है। इसको लेट्स से मैं कहता हूँ ये डिस्टेंस डी है। अब देखें, ये फोर्स इस डिस्क को ऐसे रोटेट करेगी, ये ऐसे रोटेट करेगी, नेट मोमेंट नेट फोर्स में जीरो होगी, एफ नेट विल बी जीरो, लेकिन मोमेंट जीरो नहीं होगा। दोनों फोर्सेस क्या कर रही है बच्चों, एक ही डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही हैं। तो नेट मोमेंट जो होता है ना, मोमेंट ऑफ द कपल जो होता है वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाई बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, तो इसको हम कहते हैं टॉर्क भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ पिवट होगा। इसको इस पॉइंट पे लें, इस पॉइंट पे लें, इस पॉइंट पे लें, इस पॉइंट पे लें, हमेशा सेम ही आएगा। तो इसलिए कपल का जो मोमेंट होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ पिवट होगा। और अगर दो फोर्सेस ऐसे लग रही हैं, तो ये भाइयों इक्वेशन भी पता होनी चाहिए। एक फोर्स ये लग रही है मेरे अजीज बच्चों, दूसरी फोर्स ये लग रही है, ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो भाइयों ये कपल बन रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये थीटा, और ये डिस्टेंस डी है। तो कपल की वजह से रोटेशन होगा भाई, ट्रांसलेशन नहीं होगा। नेट फोर्स जीरो होगी तो नो ट्रांसलेशन, नेट मोमेंट है तो रोटेशन होगा। अब क्या करोगे भैया इस केस में, इस केस में समझने के लिए ना आपको थोड़ा सी गेम समझा देता हूँ कि इस सिचुएशन को डील करने के लिए पहले भैया इसका दो तरीके आप कर सकते हो, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। इसी तरीके से ये भी भैया एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा। सो ये दोनों जो है कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहे किसी भी जगह पे दरमियान में, और ये जो है ना, ये दोनों अपोजिट फोर्सेज हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, याद रखना। अगर ये फोर्स यहाँ पे हो ना, तो नो कपल, इनके बीच में डिस्टेंस नहीं होगा। इसमें होगा एफ साइन थीटा वन फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, ये आपके पास टार्क होगा इस कपल की वजह से। अच्छा यार, इक्विलिब्रियम क्या होता है कि नेट फोर्स जीरो होनी चाहिए, और नेट मोमेंट जो है वो जीरो होना चाहिए। किसके लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। अच्छा, ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्सेस जीरो होनी चाहिए, नेट मोमेंट जीरो होनी चाहिए। अच्छा यार बात सुने, नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। नेट फोर्स निकालने का मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जी अगर आपके पास ये फोर्सेज हों, ये F1, ये F2, और ये थीटा वन पे लग रही है, थीटा टू पे, तो नेट फोर्स इन फोर्सेस का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इन फोर्सेस का रिजोल्यूशन
रिजॉल्विंग मेथड भी यूज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, स्केल डायग्राम यूज कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, वो वाला ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो। तो इसके लिए अगर आपने वो करना हो कि जी रिजल्टेंट फोर्स निकालनी है रिजॉल्विंग फोर्सेस की वजह से, तो पहले एफ एक्स निकाल दें। एफ एक्स क्या होगा जी, एक्स कंपोनेंट में इस फोर्स दोनों को रिजॉल्व कर देंगे, जो भी रेफरेंस डायरेक्शन आपने चूज की है। तो हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कर रहे हैं। एक्स कंपोनेंट बच्चों क्या होगा, दोनों के एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे, एक ही डायरेक्शन में है, तो इनका सम क्या होगा, एफ वन कॉस थीटा वन प्लस F2 कॉस थीटा टू। फिर एफ वाई आप निकालेंगे, ये कंपोनेंट अपवर्ड, F1 साइन थीटा वन माइनस F2 साइन थीटा टू, ये नीचे की डायरेक्शन में है। जब आपको एफ एक्स आ जाएगा, एफ आई आएगा, लेट्स से एफ आई डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों फोर्सेस में कौन सी ज़्यादा है। तो लेट्स से ये डाउनवर्ड फोर्स ज़्यादा है, तो फिर ये रिजल्टेंट होगा बच्चों। फार्मूला क्या लगेगा, एफ इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर अंडर रूट, और ये थीटा रिजल्टेंट निकालने के लिए tan of theta is equal to fy, this is fy, this is fx, so fy over fx। थीटा भी इस तरह मिल जाएगा और वो मिल जाएगा। अच्छा यार, नेट नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट मोमेंट जीरो होना चाहिए। ओके, अगर आपके पास नेट फोर्स जीरो होगी, तो आप क्या करेंगे कि राइटवर्ड फोर्सेस को लेफ्टवर्ड फोर्सेस की इक्वल कर देंगे, अपवर्ड फोर्सेस को डाउनवर्ड फोर्सेस की इक्वल कर देंगे। मसलन एक सिचुएशन हम देख लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे ये तीन फोर्सेस लग रही हैं, ये F1, ये बच्चों F2 और ये F3 लग रही है। ये एंगल जो है वो थीटा है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है, आपने इक्वेशन लिखनी पड़े, हमारा काम है इक्वेशंस को डील करना। तो क्या होगा जी भाइयों, इस इस फोर्स को रिजॉल्व कर लें, इसका ये कंपोनेंट निकाल दें और ये कंपोनेंट निकाल दें, तो ये F3 cos थीटा होगा बच्चों, ये होगा F3 साइन थीटा। तो आपने क्या करना है, लेफ्ट फोर्सेज इक्वल टू राइट फोर्सेज, सो F1 इक्वल टू F3 cos थीटा, और अपवर्ड फोर्सेज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेज कर लेंगे, तो वहां से जो भी आपका अननोन होगा आप निकाल लेंगे। ठीक है, ये है आप इक्विलिब्रियम को कैसे डील करते हैं थ्री फोर्सेज में। और याद रखना, थ्री फोर्सेज में क्लोज ट्रायंगल भी बननी चाहिए, और थ्री फोर्सेज के केस में कंकरेंट भी होना चाहिए। हमारा ये गोल नहीं है इस टाइम पे। दूसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम की, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट आपका इक्विलिब्रियम में है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कि अगर आपके पास ये फोर्स F1 लग रही है जो इस सब्जेक्ट का वेट है, इधर फोर्स लग रही है F2 जो इस सब्जेक्ट का वेट है, यहाँ से यहाँ तक बच्चों डिस्टेंस जो है वो D1 है, ये डिस्टेंस D2 है। और अगर हम इस पॉइंट पे मोमेंट ले रहे हैं इक्विलिब्रियम में, जब ये ऑब्जेक्ट होगा, इस ऑब्जेक्ट की इक्विलिब्रियम की बात करें, ये रॉड जो है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट F1D शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है जी, ये आपके पास होगी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, और इसमें जो है वो डिफरेंट तरह की सिचुएशंस आती रहती हैं और आपको क्लियर होना चाहिए। ये ना थोड़ा वक्फा कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब इक्वेशन आती है जी प्रेशर की। प्रेशर को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, और प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। और प्रेशर ड्यू टू लिक्विड जो होता है, अगर यहाँ पे आपके पास इस डेप्थ पे लिक्विड की प्रेशर निकालना हो, इस डेप्थ पे एच पे, तो फार्मूला आपको पता है, रो जी एच होगा। ओके, और प्रेशर के बाद डेंसिटी आता है, डेंसिटी होता है मास ओवर वॉल्यूम, इसकी यूनिट होगी केजी पर मीटर क्यूब।
और टोटल डेंसिटी, अगर आप दो लिक्विड को मिक्स करते हो तो टोटल मैस और टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। ओके बच्चों, फिर आपके पास प्रेशर का आ गया। और अप थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? एफ अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट वो फोर्स होती है जो लिक्विड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी फ्लूइड जो है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। मसलन यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस लिक्विड के अंदर जिसकी डेंसिटी ये है, तो इस ऑब्जेक्ट पे टॉप पे प्रेशर यहाँ पे और बॉटम पे प्रेशर का फर्क होगा, जिसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट पे एक लिक्विड की वजह से अपवर्ड फोर्स लगेगी। ठीक है, उस अपवर्ड फोर्स को अपथ्रस्ट कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है रो जी वी। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रो जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड है। ओके, अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट लिक्विड के अंदर है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड होगा वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इस तरह की सिचुएशन में है तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो है इस वॉल्यूम को हम लेंगे। ओके, तो अब थ्रस्ट जो है वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब थ्रस्ट अगर फर्दर इस ऑब्जेक्ट को मजीद नीचे ले जाऊं तो अब थ्रस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो है वो फर्दर चेंज नहीं होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जी कोई ऑब्जेक्ट अगर लिक्विड के अंदर है और उसको फॉर एग्जांपल आपने स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है, ये स्ट्रिंग है। अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है भैया? एक टेंशन लग रही है अपवर्ड, एक जो है वो अप थ्रस्ट लग रही है, एक इस ऑब्जेक्ट का वेट लग रहा है। तो इक्वेशन इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन प्लस अप थ्रस्ट विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो टेंशन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस अप थ्रस्ट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ओके जी। सो ये हमने फोर्सेस की बात हमने कर ली। अब हम आगे चलेंगे, फोर्स से निकल के हम वर्क एनर्जी पावर की तरफ चलेंगे। वर्क की क्या डेफिनेशन होती है भाई? वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाते हो एफ और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेसमेंट डी कवर करता है, तो वर्क डन जो होगा वो एफ इंटू डी। ठीक है जी। अब वर्क डन जो है बाय गैसेस क्या होगा? वो होता है पी डेल्टा वी। पी जो है उसका प्रेशर है और डेल्टा वी जो है वो चेंजेस है। दिस इज वर्क डन बाय गैसेस। ओके जी। और या वर्क डन ऑन द गैसेस होगा कि उसका चेंज इन वॉल्यूम जो है वो वी हो, डेल्टा वी हो, पी प्रेशर हो, तो वर्क डन जो है वो इस फार्मूले से गिवन होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है भाई? सबको पता है, ओ लेवल से जानते हैं, हाफ एम वी स्क्वेयर। और ये कहाँ से निकलता है ये भी आपको पता है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से हम इसको निकालेंगे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जी अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट पे फॉरवर्ड फोर्स एफ लग रही है, बैकवर्ड फोर्स एफ और लग रही है, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस जगह तक पहुंच जाता है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है। अब क्या होगा? इसमें वर्क डन बाय नेट फोर्सेज, ये डिस्टेंस इसने क्या कवर किया है? डी। एफ माइनस एफ आर मल्टीप्लाई बाई डी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों। इसी की बेस पे सारी चीजें जो है वो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो भी यहाँ से डिराइव होते हैं। तो अगर ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये है, इनिशियल ये है, तो वर्क डन बाय, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ इंटू डी माइनस एफ आर इंटू डी, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई के। अच्छा, जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होता है डेल्टा ई पी, उसका फार्मूला क्या होता है? एम जी एच। एच जो है वो वर्टिकल हाइट जो अगेंस्ट जो ग्रेविटेशन फील्ड में ऑब्जेक्ट मूव करता है, उससे जो है वो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो एम जी एच के इक्वल आती है। अच्छा यार, अगर एक ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे जा रहा है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है,
फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे उसकी क्या हो जाती है, v हो जाती है। ठीक है, तो इस सूरत में अगर ये थीटा है, ये डिस्टेंस जो है वो s है, ये डिस्टेंस h है। अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन फोर्सेस, लेट से फ्रिक्शन फोर्स जो है इसकी एफ आर है, और फॉरवर्ड फोर्स भी इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है, वो एफ लग रही है। इस ऑब्जेक्ट में फॉरवर्ड फोर्स भी लग रही है, इंजन काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, ये फ्रिक्शन फोर्स है। अब क्या होगा, वर्क डन बाय नेट फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स इसकी एफ है, माइनस एफ इंटू एस, वर्क डन बाई फॉरवर्ड फोर्स, माइनस एफ आर इंटू एस, और एक वेट का कंपोनेंट भी है। तो ये याद रखना, इंक्लाइंड प्लेन पे रेजोल्यूशन मैंने पहले नहीं बताई, भी बता देता हूँ। ये आपके पास अगर वेट है इंक्लाइंड प्लेन पे, इस प्लेन को हम रेफरेंस मानते हैं, इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल देते हैं। ये एंगल हमेशा थीटा होता है, यहाँ से आप प्रूव कर सकते हो। तो डब्ल्यू cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो है वो डब्ल्यू साइन थीटा होगा। बच्चों नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जो है इस केस में ये होगी बच्चों। अब जो है यहाँ पे क्या होगा कि डाउनवर्ड फोर्स जो होगी वो माइनस एम जी साइन थीटा भी होगी। ये कौन सा है, वेट का कंपोनेंट। वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एम यू स्क्वायर। अच्छा बच्चों, अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं तो मेरे पास क्या बनेगा, आप देखें साइन थीटा है, इस ट्राइंगल में देखें तो एच ओवर एस। सो एस साइन थीटा जो है ना बच्चों, हमारे पास एच के बराबर है, तो माइनस एम जी एच, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई के बच्चों। इसको मैं उठा के दूसरी तरफ ले जाता हूँ, तो एफ एस माइनस एफ आर इंटू एस, डेल्टा ई के प्लस एम जी एच। अब देखें एम जी एच क्या है, इस सब्जेक्ट की चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ से ऊपर गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ एस माइनस एफ आर एस इज इक्वल टू डेल्टा ई के प्लस डेल्टा ई पी। So this is work done by total external forces या नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये अप्लाइड फोर्स है, ये भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा। लेकिन अगर वर्क डन बाय नेट फोर्स करेंगे तो फिर जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए सिचुएशन आती है कि जी अच्छा, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से आपने ड्रॉप किया है और यहाँ उसकी वेलोसिटी निकालनी गिरती पे। आप देख लें इस जगह से नीचे जब गया है तो पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज हुई है, काइनेटिक एनर्जी क्या हुई है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इस जगह पे एम जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी बॉटम पे हाफ एम जी स्क्वायर। लेकिन ये तब होगा बच्चों जब ऑब्जेक्ट सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स में मूव कर रहा होगा, तो फिर टोटल एनर्जी जो होगी ना उसकी वो सेम रही होगी। इससे हम वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मैस आएगा 2g/h²। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ पे ऐसे डील करते हैं, टोटल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है, पावर बच्चों होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और वर्क डन जो है वो एफ इंटू डी होता है। इस फार्मूले को यहाँ पे लगाएंगे तो एफ डी ओवर टी, तो मेरे पास पावर का होगा डी बाई टी जो है आपके पास वेलोसिटी होता है। तो फॉरवर्ड ड्राइविंग फोर्स मल्टीप्लाई बाई सॉरी पावर इज ड्राइविंग फोर्स टाइम वेलोसिटी होगा। ठीक है, फिर इसमें जो है दूसरी बात आ जाएगी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है यूजफुल पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट, या एनर्जी आउटपुट ओवर एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे। तो पावर पावर ले रहे हैं तो पावर की रेशो लेंगे, एनर्जी लेंगे तो एनर्जी की रेशो लेंगे। तो ये वर्क एनर्जी के मेन फार्मूलाज। फिर बच्चों आ जाता है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स, उस पर बात करते हैं।
तो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स में क्या होता है जी, आपका सबसे पहले जो है, फिर बच्चों डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड आ जाता है। थक गया हूँ यार, अगर मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गया हूँ तो फिर आप जो है, एक सेकंड, मेरी स्क्रीन को क्या हुआ। अच्छा बच्चों, फिर डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स की अगर हम बात करें ना, तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट इक्वेशंस आती हैं। सबसे पहले इसमें बच्चों आता है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या कहते हैं जी, कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन है अप टू द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस इक्वेशन में एफ फोर्स है, एक्स क्या है बच्चों, एक्स एक्सटेंशन है, वो चेंज इन लेंथ है, वो कंप्रेशन भी हो सकती है या एक्सटेंशन भी हो सकती है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये फोर्स है। इसमें आपको पता है कि जी के की यूनिट क्या बनती है, न्यूटन पर मीटर बनेगी, के को सब्जेक्ट बनाएंगे। ये इक्वेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, और इस इक्वेशन के मुताबिक जो एफ और एक्स का ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर एक्सटेंशन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के अंदर है तो एक्सटेंशन को डबल करेंगे तो फोर्स, मतलब फोर्स को डबल करेंगे तो एक्सटेंशन भी डबल हो जाएगी। फिर बच्चों इसके बाद जो अगली इक्वेशन आती है वो आती है स्ट्रेस की। स्ट्रेस की इक्वेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, नो यूनिट। इसकी यूनिट प्रेशर की होती है। फिर यंग मॉडुलस की बात आती है, यंग मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। सो फोर्स ओवर एरिया डिवाइडेड बाय जो है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। सो चेंज इन लेंथ को नॉर्मली हम ई से भी शो करते हैं, ओरिजिनल लेंथ को एल से, तो ई ओवर एल। इससे इक्वेशन क्या बनेगी, एफ, ये इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे, एफ एल ओवर ए ई। अच्छा यार, ये याद रखने वाली बात है कि यंग मॉडुलस मटेरियल पे डिपेंड करता है, एक मटेरियल के लिए सेम होता है। और इस इक्वेशन से आपके पास जो है काफ़ी ज़्यादा काम कराता है कि जी अगर आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना हो, एफ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वो पाई डी स्क्वायर बाई फोर होता है इंटू ई। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एफ फोर एफ एल ओवर पाई डी स्क्वायर ई। इस तरीके से इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। डी क्या है बच्चों, यहाँ पे आपके पास डी डायमीटर ऑफ वायर है, जो आपके पास सर्कुलर वायर है, और हमने इसीलिए हम एरिया ऑफ सर्कल यूज किया, दैट इज पाई डी स्क्वायर बाय फोर। ठीक है। सो अगर आपके पास यहाँ पे जो है यंग मॉडुलस, इसमें जो है स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ आपके पास हो जाएगा। और अब स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है स्प्रिंग में, वो इंपॉर्टेंट है जी, 1/2 एफ इंटू एक्स, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ई पी। अगर आपके पास ये लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक है तो फिर ये फार्मूला लगेगा, ये एफ है और ये एक्स है। तो ये वर्क डन का फार्मूला होगा हाफ एफ एक्स। यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि अगर फोर्स चेंज हो रही है ना, वर्क डन निकालना हो तो इस एरिया से निकालो। अब आपको पता है जी एफ क्या होता है, के एक्स, और ये दूसरा एक्स। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक जो अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हाफ के एक्स स्क्वेयर होता है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं जी, इसका एक्स स्क्वेयर का और ईपी का ग्राफ जो है वो कैसा होगा। वो ग्राफ वाली वीडियो मेरी दोबारा आप ज़रूर देखें। यहाँ पे मेरा मकसद ग्राफ के साथ डील करना है ही नहीं। ठीक है। तो ये हमारा जो है आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन यंग मॉडुलस इनके ग्राफ से।
और अगर दो वायर्स इस एक्सटेंशन को सर्किट बनाना हो तो ये आएगा 4f L/π d² इंटू यंग मॉडुलस। अब दो वायर्स की अगर एक्सटेंशन की रेशो लिखनी हो जिनके ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं, अगर दोनों वायर्स पे क्या लगा रहे हैं, सेम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स सेम है और उनकी जो है लेंथ सेम है, यंग मॉडुलस सेम है, तो फिर क्या होगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। तो ये होगा d1 d2² ओवर d1²। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, लेंथ सेम, y सेम और f सेम है। अगर फोर्स का फर्क है तो फिर एक्सटेंशन की रेशो निकालनी हो E2, तो फिर ये आपके पास फोर्स भी फर्क है, डायमीटर का भी फर्क है, तो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ बच्चों यहाँ से देख लें आप, फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायमीटर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये फार्मूला आपका लग जाएगा। लेंथ आपकी सेम है, यंग मॉडुलस सेम है, तो मैंने काट दिया। अगर यंग मॉडुलस का भी फर्क है, बाकी सारा कुछ सेम है, तो E1/E2 जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यंग मॉडुलस है, तो बच्चों y2/y1 होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। फिर बच्चों जल्दी जल्दी हम चलते हैं वेव्स पे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन चैप्टर। वेव्स में जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट जी वेव इक्वेशन v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। बच्चों f क्या होता है, f इज इक्वल टू 1/t टाइम पीरियड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज वेवलेंथ, दिस इज फ्रीक्वेंसी, दिस इज स्पीड, और इसको हम वेव इक्वेशन कहते हैं। अच्छा यारो, उसके बाद आपके पास आता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का क्या डेफिनेशन होती है, पावर पर यूनिट एरिया। और इंटेंसिटी जो है वो प्रोपोर्शनल होती है f² के, और इंटेंसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर के। तो देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अगर दो वेव्स की इंटेंसिटी कंपेयर करनी हो और उनके एम्पलीट्यूड का फर्क हो, तो हम क्या लगाएंगे, a1² डिवाइडेड बाई a2²। अगर एम्पलीट्यूड की रेशो निकालनी है और इंटेंसिटीज की दी हो, तो आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट ऑफ I1/I2 आप कर लेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर इनमें सेम है। दूसरी अहम चीज, आपके पास क्या है कि जी अगर आपके पास ये सोर्स है और ये पावर एमिट कर रहा है कांस्टेंट पावर, तो फिर क्या होगा, इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ जो है, डिस्टेंस बढ़ाओगे यहाँ पे इंटेंसिटी कम होती जाएगी। सो इंटेंसिटी ओवर हेयर विल बी इक्वल टू पावर p कांस्टेंट है ओवर एरिया जो है, इतने एरिया पे यहाँ पे फैल चुकी होगी, सो 4πr² एरिया स्क्वायर। सो इंटेंसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। अगर आपने दो डिस्टेंसेस पे, सोर्स आपके पास है P और इसके दो डिस्टेंसेस पे, एक R1 है, यहाँ पे इंटेंसिटी I1 है, और एक डिस्टेंस जो है बच्चों R2 है, यहाँ पे इंटेंसिटी I2 है। तो कंपेयर करना हो बच्चों, तो क्या होगा, I1 ओवर I2 क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R2² ओवर R1² होगा। ठीक है, ये आपके पास है इंटेंसिटी ऑफ वेव। दूसरी बात है बच्चों, अगर वेव के ऊपर दो पॉइंट के बीच में फेज डिफरेंस निकाल रहा हूं, इसके ऊपर कोई भी दो पॉइंट है, अगर एक पॉइंट बच्चों ये है, दूसरा पॉइंट बी ये है, इनके बीच में डिस्टेंस x देखेंगे, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ है। यहाँ वर्टिकल एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, x पे डिस्टेंस है, तो x डिवाइडेड बाई वेवलेंथ हम करेंगे, x ओवर वेवलेंथ इनटू 360 डिग्री, ये होगा फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ए एंड बी। ओके, अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, तो फिर क्या होगा, दो पॉइंट्स के बीच में, उन दो पॉइंट्स के बीच में हम टाइम देखेंगे डिवाइड बाई कैपिटल T देखेंगे इनटू 360 देखेंगे। ये आपके पास दो वेव, एक वेव के ऊपर दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस होगा। ये आपको यहाँ का नहीं पता है सारी के जी, ये सारा इधर से इधर तक सारा ये 360 डिग्री होता है। अगर ये देखना हो तो ये 180 डिग्री होगा, ये भी 180 डिग्री होगा। और अगर आपके पास इन दो पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस देखना होगा, 90 डिग्री होगा।
और अगर इस पॉइंट और इसके बीच में देखना हो 90, इस पॉइंट और इसके बीच में देखना हो 180, और इस पॉइंट और इसके बीच में देखना हो 360 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों डॉपलर इफेक्ट की इक्वेशंस आती है। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है कि जी एक्सक्यूज मी, डॉपलर इफेक्ट में जब आपके पास सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा हो या सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा हो, तो उसको जो फ्रीक्वेंसी होती है वो चेंज मिलती है। अगर ये आपके पास सोर्स है, ये ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो इसको जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी एफ ऑब्जर्व, और इससे जो वेव्स इमिट हो रही है उसकी फ्रीक्वेंसी एफ एस है, तो इस सूरत में एफ नॉट विल बी ग्रेटर देन एफ एस होगी। यहाँ पे क्या है बच्चों, ये स्पीड ऑफ आपके पास क्या है, स्पीड ऑफ सोर्स है, और यहाँ पे जो है स्पीड ऑफ साउंड वेव ये है। तो फार्मूला क्या बनेगा, ये आपको गिवन भी होगा, ठीक है। सो एफ एस, एफ ऑब्जर्व विल बी इक्वल टू वी एफ एस ओवर वी माइनस वी एस होगा। ठीक है, यहाँ नीचे माइनस साइन लगाना। अगर सोर्स, ये सोर्स दूर जा रहा हो इससे, तो फिर फार्मूला होगा एफ नॉट इज इक्वल टू वी एफ एस ओवर वी प्लस वी एस होगा। ठीक है, इस सूरत में फ्रीक्वेंसी एफ नॉट स्मॉलर देन एफ एस होगी, इस सूरत में फ्रीक्वेंसी एफ नॉट ग्रेटर देन एफ एस होगी। ठीक है, तो ये डॉपलर इफेक्ट का फार्मूला जो है आपको लगाना आना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यही है कि अगर आपसे यहाँ से सोर्स आ रहा है, यहाँ ऑब्जर्वर स्टैंड कर रहे हैं, और सोर्स इसको इससे पास ऑन हो जाता है, निकल जाता है आगे, तो फिर एक दफ़ा फ्रीक्वेंसी आते हुए आपने करनी है, निकालना है, और एक दफ़ा जाते हुए अगर ओवरऑल फ्रीक्वेंसी का चेंज निकालना है। पहले फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी जब सोर्स इसकी तरफ आ रहा होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी बच्चों, ये अगर आपके पास है एफ एस, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, ये जो ग्राफ बनाया है ये इसका बनाया है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। जब इसको पास ऑन कर जाएगा ना बच्चों, तो फिर फ्रीक्वेंसी एफ एस से नीचे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि इस सूरत में जो पहले फ्रीक्वेंसी में इंक्रीज आया था, बाद में डिक्रीज आया आया था, ये सेम नहीं होगा। ये ओवरऑल जो अगर आपने फ्रीक्वेंसी का चेंज निकालना हो, तो पहले इस फार्मूले से निकालेंगे, पहले इस फार्मूले से निकालेंगे, फिर इस फार्मूले से निकालेंगे, फिर ओवरऑल चेंज निकालेंगे। ये डॉपलर इफेक्ट है। फिर पोलराइजेशन ऑफ वेव्स क्या होती है, उसमें इक्वेशन क्या होती है कि जी, उसमें ये मेलोस लॉ जो इम्पोर्टेंट है कि जी इंटेंसिटी ऑफ वेव आफ्टर पासिंग द पोलराइजर जो है वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा होगी। ठीक है, अब थीटा क्या है कि जी अगर आपका ये फॉर एग्जांपल रेफरेंस एक्सिस है, और इसके मुकाबले में इस पोलराइजर को आप क्या कर देते हो, ऐसे रोटेट कर देते हो। इस रेफरेंस एक्सिस के साथ अगर ये रोटेशन जो हुई है थीटा की हुई है, तो इंटेंसिटी ऑफ वेव जो पहले थी वो आई नॉट थी, जिससे निकलने के बाद इंटेंसिटी होगी वो आई होगी, और आई जो होगी वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगी। फिर बच्चों आपके पास स्टेशनरी सॉरी वेव्स में जो है इंटरफेरेंस आ जाता है, और इंटरफेरेंस में जो है आपके पास डबल स्लिट आता है। और डबल स्लिट की इक्वेशन क्या होती है, ये बच्चों यहाँ पे है। अब देखिए, इससे पहले आपको एक चीज बताता चलूं कि जी पाथ डिफरेंस और उसके साथ क्या रिलेशन होगा इक्वेशन का। अगर आपके पास बच्चों ये दो सोर्सेज हैं, S1 और ये S2, और ये दोनों इन फेज हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस यहाँ से D1 है, इस वेव ने डिस्टेंस जो कवर किया है वो D2 कवर किया। पॉइंट P पे जो पाथ डिफरेंस होगा वो D2 माइनस D1 होगा, इन दोनों पाथ। अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा, तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। मतलब n इसमें क्या है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर पाथ डिफरेंस जो होगा आपका n प्लस 1/2 लैम्डा हाफ
मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ हाफ लेमडा होगा, इसके लिए भी n012, तो फिर आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और अगर सोर्सेज S1 और S2 आउट ऑफ फेज हैं बाय 180 डिग्री, कितने डिग्री आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री, तो फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी प्यारे बच्चों। फिर ये जो होगी आपके पास डिस्ट्रक्टिव हो जाएगी, और ये जो होगी ये कंस्ट्रक्टिव के लिए लग जाएगी। तो उस सूरत में कंडीशंस आपने चेंज करनी है। पहले देखना है कि सोर्सेज में क्या है। फिर डबल स्लिट इंटरफेरेंस में क्या होता है बच्चों, कि अगर आपके पास ये डबल स्लिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसमें यहां से लाइट आपकी पास हो रही है, तो आपके पास क्या होगा, ये जो स्लिट सेपरेशन है ये ए है। सामने स्क्रीन पे आपके पास अगर ये आपकी रेड लाइट है फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक रेड लाइट का स्पॉट यहाँ बनेगा, फिर अगला रेड लाइट, फिर अगला रेड लाइट, फिर रेड लाइट, फिर रेड लाइट एंड सो ऑन। तो ये स्क्रीन का डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक वो डी है, इसकी वेवलेंथ लेमडा है। तो ये जो दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन होगी ना बच्चों, इसको फ्रिंज स्पेसिंग कहेंगे। एक्स का फॉर्मूला होगा लेमडा डी ओवर ए। अब आप देख लें, इस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने से एक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेवलेंथ ज्यादा करने से फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ जाएगी। ये जो डार्क फ्रिंजेस है ना, इनके सेंटर में भी डिस्टेंस एक्स ही होगा। इसमें अक्सर पूछ लेता है कि अच्छा जी ये पहला ब्राइट है, ये सेंट्रल ब्राइट है, ये पहला ब्राइट है, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ तक पार्ट डिफरेंस जो होगा वो 0 लैम्डा होगा। यहाँ पे पार्ट डिफरेंस अगर पूछ ले इधर से इधर से, इनका फर्क क्या होगा बच्चों, ये 1 लैम्डा होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पार्ट डिफरेंस पूछ ले बच्चों, ये 2 लैम्डा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड सो ऑन। अगर ये डार्क की बात कर ले, हाँ बच्चों, ये वाला डार्क, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। यहाँ पे क्या होगा, 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो आप देख लें कि एक्स किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर बच्चों बात आती है जी डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से ये इसमें मल्टीपल स्लिट्स होती हैं, और इससे अगर लाइट पास होती है तो सामने क्या होगा भाई, स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंजेस और डार्क फ्रिंजेस बनेगी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से। ठीक है, ये n0 होगा, n1, n2, n3, n1, n2, ये ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा है। फॉर एग्जाम्पल ये n2 का एंगल थीटा है, इक्वेशन क्या बनती है इसकी, d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। d क्या है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स ऑन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। सो d जो होगा वो 1/n होगा। n क्या होता है, जो है नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट लेंथ ऑन द डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, और इसमें n जो होगा वो ऑर्डर होगा, ये वेवलेंथ होगा। ओके, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जी कि इनको सारों को लेमडा डी को सेम यूनिट में होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये जो एंगल होता है ये आपके पास सेंटर के साथ होता है। अक्सर ये एंगल जो है ऐसे दे देते हैं, ये सारा एंगल दिया होता है, तो आपने फिर उसको हाफ करके, अगर ये सेकंड ऑर्डर का एंगल है तो एन को 2 डालना है, अगर थर्ड का होगा ना तो एन को 3 डालना है। ठीक है बच्चों, फिर बात करते हैं अगर आपने टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखने हो, मैक्सिमम ऑर्डर्स देखने हो एक साइड पे, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रख देंगे, 90 डिग्री। सॉरी, साइन 90 जो होगा वो 1 होगा, तो मैक्सिमम के लिए डी इक्वल टू एन लेमडा आप रख लेंगे, एन आ जाएगा। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स देखने हो, एन की इससे जो वैल्यू आई है, फॉर एग्जांपल एन आया 4.5, एन की वैल्यू होगी भैया, इसको लोअर बाउंड पे वो करना है तो मैक्सिमम
जो एक साइड पे आर्डर्स बनेंगे वो 4 बनेंगे, और टोटल मैक्सिमा कितने बनेंगे बच्चों? टोटल मैक्सिमा जो बनेंगे 4 ऊपर 4 नीचे और एक सेंटर, तो ये टोटल 9 बनेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी आपकी डायफ्लेक्शन ग्रेटिंग की थी। अच्छा जी, जो स्टेशनरी वेव है ना बच्चों, उसमें क्या क्या इक्वेशंस होती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से, और फिर हम इलेक्ट्रिसिटी पे जाएंगे। बच्चों, स्टेशनरी वेव पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये दो प्रोग्रेसिव वेव से बनती है, और इसके दो नोड्स के बीच में जो फासला होता है वो λ/2 होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और एक ये जो है λ/2, ये डिस्टेंस जो है ये लैम्डा होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। और एक एंटी नोड और नोड के बीच में जो फासला होगा वो λ/4 होगा। ये स्टेशनरी वेव की जो है वो डिस्टेंस वाइज लैम्डा की फॉर्म में फार्मूला। फिर आपके पास अगर स्ट्रिंग पे स्टेशनरी वेव की बात करें, तो सबसे जो सिंपल केस बनेगा स्ट्रिंग वेव, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो बनेगी वो इस तरह होगा। स्ट्रिंग के एंड पे आपके पास नोड बनेंगे, ठीक है, और ये एंटी नोड है आपके पास। ये डिस्टेंस जो है दैट इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और ये λ/2 होगी। तो λ/2 इज इक्वल टू एल। यहाँ से इसकी अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, v इज इक्वल एफ लैम्डा को यूज करते हुए, लैम्डा इज इक्वल टू 2l, सो v इज इक्वल एफ लैम्डा। सो यहाँ से f जो होगा वो v/2l बनेगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। लेट्स से दिस इज f1। इसकी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी बच्चों बनेगी ना, वो 2f1 बनेगी। तो इसका जनरल फार्मूला जो बनेगा वो nf1 बनेगा, वेयर n इज 0, 1, 2, 3। ये जो केस है, इसकी जो स्ट्रिंग में जनरल फ्रीक्वेंसी बनेगी किसी भी मोड की, वो इस तरीके से निकालोगे। और ये जो केस है, अगर एक पाइप दोनों साइड से ओपन है बच्चों, और उसमें स्टेशनरी वेव बन रही है, उस केस में भी यही सिस्टम होगा। अब आप देख लें, यहाँ पे एंड्स पे हमेशा एंटी नोड बनता है। ये आपके पास एंटी नोड, और सेंटर में एक नोड बनेगा, ये लेंथ एल है। इस केस में आप देख लें, वही सिचुएशन बनती है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है, ये दो एंटी नोड, कंसेक्टिव एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस भी जो है वो आपके पास λ/2 बनेगा। इसका भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो यही बनेगी, और इसमें भी यही फार्मूला एग्जिस्ट करेगा। अगर पाइप दोनों साइड से, एक साइड से ओपन है एक साइड से क्लोज है, तो फिर उस सूरत में जो बच्चों बनेंगे, ये यहाँ एंटी नोड, सॉरी नोड, यहाँ एंटी नोड बनेगा। तो एंटी नोड और नोड के बीच में जो फासला है, डिस्टेंस एल इज इक्वल टू λ/4। सो इससे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी बनती है v/4l। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी जो बनेगी वो 3v/4l बनेगी। इससे जनरल जो फॉर्मूला बनेगा एफ एन, इसमें हमेशा
ऑड हार्मोनिक्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। सो एन जो इस केस में होगा 1, 3, 5 ये होगा। अच्छा बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पे जाएं, इलेक्ट्रिसिटी में पहला फार्मूला होगा आई की डेफिनेशन क्यू बाई टी, और टोटल चार्ज जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टाइम चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टी। एन बाई टी जो है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फिर बच्चों करंट की इक्वेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्म में, ये भी आपको पता है ये होती है। इसमें जो एन है ये आपके पास जो है वो चार्ज डेंसिटी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्यू जो है वो ये वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया, और क्यू इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज कैरियर जो भी होगा, और वी जो है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब आप देख लें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इसको सब्जेक्ट बनाऊं, आई ओवर एन ए क्यू ओवर, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 ओवर ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2, अगर एरिया का फर्क है तो ये A2 ओवर A1 के बराबर होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है। फिर मतलब स्मॉलर एरिया होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी। एन का यूनिट पूछा जाता है, एन का यूनिट जो होता है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो 1/मीटर क्यूब 1/सेंटीमीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ये आता है। फिर बच्चों आपके पास आता है इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या ईएमएफ की भी यही डेफिनेशन होती है। सो ईएमएफ में क्या होता है, एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज फ्रॉम केमिकल या अदर फॉर्म टू इलेक्ट्रिकल, और इसमें क्या होती है, एनर्जी कन्वर्टेड फ्रॉम इलेक्ट्रिकल टू अदर फॉर्म पर यूनिट चार्ज जो है वो इसका फॉर्मूला होता है। यूनिट दोनों की वोल्ट होती है। फिर ओम लॉ होता है V इज इक्वल टू IR, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अगर फिजिकल कंडीशन चेंज ना हो तो। फिर बच्चों अगर रेजिस्टर सीरीज में तो फार्मूला बनेगा R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू R टोटल, और सीरीज का मतलब क्या होता है कि वन पाथ ऑफ करंट होना चाहिए, ये R1 R2 R3 सेम करंट जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस हर एक का कास्ट डिफरेंट होगा, वजह ये है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट है। फिर बच्चों अगर पैरेलल में है तो ये फार्मूला लगेगा 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होगी कि सबके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, लेकिन सब में रेजिस्टेंस का सॉरी करंट का फर्क होगा R3। अगर दो रेजिस्टर पैरेलल में लगे फिर ये फार्मूला बन जाएगा। इसको एंड पे ना रेसिप्रोकल करना ना भूलिएगा। तो R टोटल जो होगा दो के केस में प्रोडक्ट ओवर सम होगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो फिर ये इक्वेशन बनेगी। फिर बच्चों पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू VI और V इज इक्वल टू IR, तो I²R पावर इज इक्वल टू V²/R। कब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर दो रेजिस्टर सीरीज में लगे उनकी पावर कंपेयर करनी है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अगर सीरीज में लगे तो पावर 1 ओवर पावर 2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 होगा, प्रोपोर्शनल टू दिस सीरीज में, ठीक है। जो ज्यादा बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर होगा उसके वो ज्यादा पावर डेसिपेट करेगा। अगर पैरेलल में लगे तो वोल्टेज जो होगी वो दोनों के क्रॉस सेम होगी, तो पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के, R2 ओवर R1। फिर बच्चों एनर्जी क्या होती है, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो ये सारे पावर के फॉर्मूलाज डाल दें तो आपके पास एनर्जी क्या आती है। फिर आ जाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, ये कहता है कि जी इनकमिंग करंट is equal to outgoing current. So I1 is equal to I2 plus I3 at any point. Sum of current entering to a point is equal to sum of current leaving that point. और सेकंड लॉ बच्चों क्या है, क्लोज लूप के बारे में होता है कि अगर आपके पास ये एक क्लोज लूप है, फॉर एग्जांपल इसकी EMF E है, यहाँ पे R1 R2, तो इसके क्रॉस जो है सम ऑफ EMF
इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज लूप। इन ए क्लोज लूप बच्चों, ये क्लोज लूप है आपका। सम ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फिर इस लॉ को यूज करते हुए हम, अगर आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस है सोर्स की और इसकी ईएमएफ ई है, बाहर से जो एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाया है वो आर है, ये जो है ये सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इस केस में क्या होगा, ईएमएफ ई आई इंटू स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर। करंट सेम है, इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जिसको वी से शो करते हैं। सो वी का फॉर्मूला बन जाएगा ई माइनस आई आर। ठीक है। फिर बच्चों अगर इसके क्रॉस पावर निकालनी है ना, तो पावर विल बी इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और इसको पावर आउटपुट भी कहते हैं। पावर आउटपुट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और पावर इनपुट जो होगी वो बैटरी की पावर होगी, वो ई इंटू आई होगी। बैटरी की पावर इस तरह निकालते हैं। ठीक है। सो या ई स्क्वायर ओवर टोटल रेजिस्टेंस लगा दें। अब एफिशिएंसी निकालनी हो तो पावर आउटपुट ओवर पावर इनपुट आप लगा देंगे। सो आई स्क्वायर आर ओवर ई आई, ये से काट दें, आई की वैल्यू आप होगी ई ओवर आर प्लस आर, ये टोटल आया आ गया, ये आर और ये ई, ये से कैंसिल हो गया, तो एफिशिएंसी बनती है आर ओवर आर प्लस आर। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इंटू 100 करते हैं तो परसेंटेज में आएगी। जब देखें इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा, एफिशिएंसी होगी आपकी 100%। जितना इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज करोगे, एफिशिएंसी आपकी डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी होती है कि पावर आउटपुट मैक्स होती है एट आर, जब इसके बराबर हो जाए। ठीक है बच्चों। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पोटेंशियल डिवाइडर है जी। ये अगर आपके पास V है, ये R1 है, ये R2 है, सीरीज में लगे हुए हैं दोनों, इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है तो वो होगी R2 ओवर R1 प्लस R2 इंटू EMF E, दिस इज V2। यहाँ से पता है कि जी R2 ज्यादा कर लोगे तो V2 जो है वो बढ़ती जाएगी, और R1 ज्यादा कर लोगे V2 जो है वो कम होती जाएगी। फिर आपके पास आखिरी बात है जी पोटेंशियोमीटर। ये आपके पास ये जो लाइन है, ये ये एक हाई रेजिस्टेंस वायर को शो कर रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, और इस पार्ट की रेजिस्टेंस जो है वो निग्लिजिबल है। इसकी ईएमएफ ये है। अगर यहाँ पे आप एक एक्सटर्नल सोर्स जिसकी ईएमएफ निकालनी है, ये गैल्वानोमीटर लगा देते हैं। अब देखो बच्चों, जब इस पॉइंट को ना यहाँ से यहाँ तक मूव करोगे तो इस जो पोटेंशियल गैल्वानोमीटर की रीडिंग है, डिफ्लेक्शन है, वो आपके पास कम होती जाएगी और इवेंचुअली जीरो हो जाएगी। वजह क्या है कि इस सोर्स की ईएमएफ और यहाँ इन दो पॉइंट्स की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल हो जाएगी। लेट्स से ये लेंथ L1 है, तो E1 क्या होगी, रो L1 ओवर A। ये भी आपको बताता जाऊं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस का ये फार्मूला रो L ओवर A। रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं R1 ओवर R2 इज इक्वल टू D2 स्क्वायर ओवर D1 स्क्वायर, अगर लेंथ सेम है, डायमीटर का फर्क है, ओवर रेजिस्टेंस ऑफ दिस होल पार्ट रो L ओवर A मल्टीप्लाई बाई E। ये फार्मूला आपके पास बन जाएगा E1 इज इक्वल टू L1 ओवर L मल्टीप्लाई बाई E। इस तरीके से हम एक अननोन सोर्स की ईएमएफ निकाल सकते हैं। हम इस सोर्स को यहाँ से इधर मूव करेंगे, इस पॉइंटर को, जहाँ पे नल पॉइंट आएगा, गैल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस पॉइंट को नोट कर देंगे और हमें पता चल जाएगा कि इस पॉइंट की
और इस पार्ट की ईएमएफ इक्वल हो गई है। यहाँ की पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो इस तरीके से एक अननोन सोर्स की ईएमएफ हम निकाल देंगे। सो मुझे उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपकी रिवीजन अच्छी हुई होगी। तो अगर पसंद आया तो बाकी लोग ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।